हाँ जी बच्चों, सभी बच्चे आ चुके हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आज हमें यहाँ पर देखना है कि आपको बच्चों एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं। अगले 90 डेज में आपको काम किस तरीके से करना है कि आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। ठीक है, तो मुझे लगता है बच्चों से जब बात हो रही है कि अभी भी बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं सर हम 1 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा मुझे कोई बच्चा नहीं बोल रहा है। तो मैक्सिमम अभी भी बच्चे कितना टाइम दे रहे हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। लेकिन बच्चों अब इससे बात नहीं बनेगी। यदि आपका टारगेट बड़ा है तो थोड़ा सा बड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपके साथ बच्चों यहाँ पर प्लानिंग करते हैं पहले कि किस तरीके से आप नेक्स्ट 90 डेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, आपको एटलीस्ट सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कम से कम 5 से 6 घंटे हर हालत में बच्चों पढ़ना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिएगा। जी बच्चों, कम से कम मैं कह रहा था आपको कि एटलीस्ट आपको कम से कम यहाँ पर 6 to 7 आवर्स की स्टडी बच्चों अब से आगे जरूरत है। अगर आप इतना नहीं करते तो बच्चों इसका मतलब ये है कि आप अभी भी सीरियस नहीं है, आप बोर्ड को बिल्कुल लाइटली लेकर के चल रहे हैं। पढ़ना तो पड़ेगा, उसके बिना हमारा काम बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है ना, सिर्फ एक ही रास्ता है बच्चों अच्छे मार्क्स लाने का। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आज कुछ अजीब सा जादू वाली चीजें कुछ बता देंगे कि हम कोई जादू की छड़ी हमें मिल जाएगी कि अगले 2-3 महीने पढ़ करके हम 100 मार्क्स ले आएंगे। ऐसे ही बस तरीका बच्चों एक ही है कि हमें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी, लिख करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो क्या रहा है अभी ऑनलाइन क्लासेस में अधिकतर बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ जाते हैं और वीडियोस देखते हैं और बस छोड़ दिया। तो मार्क्स इसी वजह से नहीं आ रहे। या मेन बात है कॉन्फिडेंस हमारा नहीं बढ़ रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम पेन डाउन नहीं कर रहे हैं चीजों को। जब तक आप पेन डाउन नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक आपके दिमाग की चीजें पेपर पर नहीं आती हैं बच्चों, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट 90 डेज का प्लान बच्चों ये है कि हम 90 डेज को अगर हम देखें 6 घंटे पर डे के हिसाब से भी, तो टोटल आपके पास में कितने आवर्स निकल करके आ रहे हैं, 540 आवर्स निकल करके आ रहे हैं। 540 घंटे हैं बच्चों आपके पास में अभी भी अपनी पढ़ाई के लिए। और यदि आपको स्कूल लाइफ को अगले लेवल पर लेकर के जाना है, एक अच्छी कॉलेज लाइफ में कन्वर्ट करना है, तो इस 540 आवर्स को आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों हमने देखिए 3 तरीके से किया है आपके सामने। क्या कर सकते हैं इसके लिए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया है हमने। सबसे पहले 50 डेज में अगर बच्चों का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग बच्चों उसको अपना कोर्स कंप्लीट करिए पहले। ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट्स का कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपके पास में 50 डेज हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 20 डेज के लिए आपको क्या करना है, अपनी डिफिकल्टीज पर वर्क करना है। जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा भाई प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही हैं। तो जो आपके प्रॉब्लम वाली चीजें हैं, जो आपके प्रॉब्लम वाले एरियाज हैं, आप उसके ऊपर तभी काम कर पाएंगे। और लास्ट के बच्चों 20 डेज में आपको काम करना है सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स पर। बिना सैंपल पेपर्स किए, बिना एक्चुअल पोजीशन जाने, जिस लेवल पर आपको काम करना है बोर्ड में, वही
आपको बच्चों एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके अपने पेपर्स करने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा, वहां पर कुछ बच्चे कहते हैं सर हम भूल जाते हैं चीजों को, वैसे तो हमें अच्छे से याद होती है बट हम एग्जाम में जाकर के फियर फैक्टर ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते। तो वो तभी खत्म होगा बच्चों जब आप उस एटमॉस्फेयर में काम करेंगे। पूरा 3-3.25 घंटे बैठिए, 15 मिनट अपने स्टडी टाइम लीजिए, 3 आवर्स बैठ करके और लिखना शुरू करें, और बिल्कुल उसी स्टाइल में लिखें जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। प्रॉपर फॉर्मेट बना करके लिखेंगे, प्रॉपर नरेशन लिख करके करेंगे, तभी बात बनेगी। बच्चे कहते हैं सर जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो हमारा पेपर कंप्लीट हो जाता है 2 घंटे में, लेकिन जब स्कूल में हमारे प्री बोर्ड्स होते हैं या जब आप मॉक पेपर्स लेते हो तो कई बार क्या होता है कि हमारा 3-3.25 घंटे लग जाते हैं, पेपर हो ही नहीं पाता कंप्लीट। तो बच्चों उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आप जब प्रैक्टिस करते हो, तो वहां पर आप शॉर्टकट्स यूज करते हो। होता है ना कि हमने फॉर्मेट पूरा नहीं बनाया, हमने नरेशन कंप्लीट नहीं लिखी, और जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहे हैं। आधा क्वेश्चन ठीक है किया, आधा क्वेश्चन ठीक है समझ में आ गया, छोड़ दिया। तो इससे क्या होता है कि आपका पेपर बच्चों, मॉक पेपर जब आप या सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं घर में तो वो कंप्लीट हो जाता है 2 घंटे में, लेकिन जब आप एग्जाम में जाकर के बैठते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि सर हमारा तो 3-3.25 घंटे हो गए, पेपर ही खत्म नहीं हो रहा। तो उसका रीजन यही है कि आप बिल्कुल उसी स्टाइल से प्रैक्टिस नहीं करते घर पर जिस स्टाइल से आपको स्कूल में या बोर्ड में प्रैक्टिस करनी है। तो याद रखिए प्रॉपर फॉर्मेट के साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आगे है कि हमने अभी बात की यहाँ पर कि हमने अपने पूरे 90 डेज को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। 50 डेज आप कोर्स कंप्लीशन को देंगे, उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज आप वर्क करेंगे अपने डिफिकल्ट एरियाज पर, और लास्ट के 20 डेज में सिर्फ सैंपल पेपर्स करेंगे। आगे देखते हैं। अब ये जो 50 डेज है बच्चों हमारे, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था अपने 90 डेज को। तो फर्स्ट 50 डेज को यदि हम कहें कि हम डेली 6 घंटा पढ़ेंगे तो टोटल कितने आवर्स हम पढ़ सकते हैं? 300 आवर्स हम पढ़ सकते हैं, जिसको हमने 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। सबसे पहले तो 180 आवर्स में उन बच्चों के लिए है जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। उनको क्या करना है बच्चों? 180 आवर्स में अपना सबसे पहले कोर्स कंप्लीशन पर ध्यान देना है। सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं सिर्फ अकाउंटेंसी के लिए बोल रहा हूँ कि हाँ जी हमारे 540 आवर्स आपको अकाउंटेंसी के लिए देने, नहीं, ये 5 सब्जेक्ट्स के लिए टोटल स्टडीज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो 50 घंटे 50 दिन पर डे 6 आवर्स के हिसाब से बच्चों 300 आवर्स हमारे पास हैं 5 सब्जेक्ट्स के लिए जो डिवोट करने हैं, जिसमें से 180 आवर्स में आपको 5 सब्जेक्ट्स का कोर्स कंप्लीट करना होगा। जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है उनके लिए बहुत बढ़िया, आप रिवीजन पर ये टाइम डिवोट कर सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स शुरू कर सकते हैं। अगर हम उन बच्चों की बात करें जिनका अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम सिलेबस कंप्लीशन में बच्चों कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं, यहां से देखिएगा। मैथ्स की बात करें, मैथ्स सबसे बड़ा सब्जेक्ट है हमारे पास में, तो जिन बच्चों के पास मैथ्स है 50 आवर्स एटलीस्ट आपको चाहिए मैथ्स के कोर्स कंप्लीशन के लिए। अकाउंटेंसी के लिए बच्चों 40 आवर्स चाहिए आपको, कम से कम 40 घंटे अगर आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करते हैं तो 40 आवर्स में हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की बात करें तो बच्चों इकोनॉमिक्स में एटलीस्ट हमारे पास में 35 आवर्स हमें चाहिए ही चाहिए कोर्स के कंप्लीशन के लिए। बिजनेस स्टडीज की बात करोगे तो बच्चों 30 आवर्स आपको चाहिए यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के लिए, और इंग्लिश में 25 आवर्स में आपका एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर ब्रशिंग की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर पॉलिशिंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ बात कर रहा हूँ आपकी कोर्स कंप्लीशन की। 180 आवर्स में से बच्चों पहले 50 दिन में आपने 300 घंटे में से 180 आवर्स तो कोर्स कंप्लीशन पर दे दिए, और 120 आवर्स आपको रिवीजन पर और सैंपल पेपर पर भी देने पड़ेंगे यहाँ पर पहले 50 दिनों में। होता क्या है कि हम आज पढ़ते हैं 6 दिन बाद वो चीज भूल जाते हैं, तो इसके लिए क्या है, थोड़ा सा टाइम हमें, अगर 6 घंटे आप पढ़ रहे हैं बच्चों तो उसमें से 4 घंटे आप कोर्स कंप्लीशन पर दे रहे हैं, तो 1 घंटा निकाल करके रखना पड़ेगा आपको कि जो आप 4 दिन पहले पढ़ चुके हैं उसको आप रिवाइज करें। अदरवाइज होगा क्या, आप पढ़ते चलोगे और आगे आगे 1 हफ्ते बाद पता चल रहा है वो आप भूलते हुए चल रहे हो। ऐसा नहीं करना है, हमने रिवीजन भी साथ के साथ करना है चीजों का, ताकि वो चीजें आपकी रिटेन रहें, भूले ना आप लोगों को। नेक्स्ट है, अब यहां पर हम 2 तरह के बच्चों की बात करते हैं बच्चों, एक वो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और दूसरे वो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, ठीक है।
तो जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, हमने कहा था हमें डेली 6-6 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करिए, 6 आवर्स में से पहले 3 घंटे तो निकाल दीजिए आप किसके लिए, कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। 3 घंटे डेली आप उस लेवल पर काम करिए जहां पर जो सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है उसको कंप्लीट करिए, डेली 3 आवर्स उसके लिए देने पड़ेंगे। फिर 1 आवर बच्चों डेली आपको देना पड़ेगा रिवीजन सेक्शन के ऊपर, 1 घंटा डेली आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। अदरवाइज होगा कि आप कोर्स कंप्लीट तो करते चलोगे लेकिन साथ के साथ भूलते भी चलोगे। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या करना है, हमें साथ के साथ उसका रिवीजन भी करना है। 1 आवर बच्चों आपको डेली फिर लर्निंग पार्ट पर भी देना है। ये लर्निंग पार्ट में आ जाएंगे जैसे फॉर्मूलाज हो गए, मैथ्स के फॉर्मूलाज हो गए, अकाउंटेंसीज में रेशियोज के फॉर्मूले हो गए। इस तरह की चीजें आपको बार बार रिव्यू करनी होती हैं, अदरवाइज इनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। या इंग्लिश भी आपका लर्निंग पार्ट है, वो आप इसी के अंदर रख सकते हैं। और बच्चों ये बहुत जरूरी पार्ट है हमारा, 1 घंटे फिर भी आपको डेली सैंपल पेपर करना है। अच्छा, यदि हम ये कहें कि 1 घंटा हम डेली सैंपल पेपर करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 3 दिन में 1 सैंपल पेपर कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों। और इस हिसाब से हमारे कितने पेपर इन बच्चों के भी खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर पहले 50 दिन में कितने पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों टोटल। मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं अभी फिलहाल एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। 16 से 17 पेपर्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और यदि हम इसे डिवाइड कर दें किससे, 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हमारे लगभग हर सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट के 3-3 सैंपल पेपर आपके यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाएंगे। आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ के साथ उसका रिवीजन भी होता रहेगा। और फॉर्मूले वगैरह ऐसी चीजें जो हम भूल जाते हैं वो आपकी साथ के साथ बच्चों लर्न भी होती रहेंगी। लेकिन ये तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब आप डेली 6 घंटे पूरी ईमानदारी के साथ आप इन्वेस्ट करें। और ये आपको समझना पड़ेगा सर इतना 6 घंटे कौन पढ़ेगा। तो बच्चों ये सोच के चलो कि ये 6 घंटे नहीं है, ये बच्चे पूरे आपके 12 से 15 साल की जो स्कूल लाइफ है ना, ये उसके लिए उसका रिजल्ट तय कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, घर पर बिल्कुल 5-6 घंटे डेली पढ़ सकते हैं आप। बैठो 9 बजे से लेकर के बच्चे पढ़ सकते हैं आसानी से 2-3 बजे तक। उसके बाद में नॉर्मली मैं समझ रहा हूँ कि बच्चे सो करके 7-8 बजे उठते हैं, तो 5-6 घंटे की नींद काफी, इतना तो करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये स्कूल से और ट्यूशन से अलग बात कर रहा हूँ। चलिए, और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनको क्या करना है, उनको 1.5 घंटे बच्चों डेली प्रैक्टिस करनी है रिटन वर्क की, यानी कि मैथ्स करो या अकाउंटेंसी करो। डेली 1.5 घंटे रिवीजन करना है जो चीजें हो चुकी हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गई, बिजनेस स्टडीज हो गई। 1.5 घंटे डेली लर्निंग पार्ट पर काम करना है, जैसे इंग्लिश हो गई या फॉर्मूलेज हो गए। डेली 1.5 घंटा सैंपल पेपर करना है। तो जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होने के नजदीक है बच्चों, तो वो ज्यादा सैंपल पेपर कर पाएंगे। थोड़ा सा तो डिफरेंस रहेगा उन बच्चों में जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो इस हिसाब से ये बच्चे कितने पेपर्स कंप्लीट कर पा रहे हैं बच्चों, ये बच्चों का हो जाएगा 25 पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। यानी कि अगर हम इसे 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करें तो हर सब्जेक्ट के 5-5 पेपर्स आप कंप्लीट कर पाएंगे अगले 50 दिनों में, ठीक है। तो यहां पर हम समझ लीजिए दोनों तरह के बच्चों के लिए है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे, डेली रिवीजन भी करेंगे, लर्निंग पार्ट पर भी काम करेंगे, फॉर्मूलाज वगैरह, ताकि भूले ना। और किस तरह का हमारा पेपर रहता है उसके लिए सैंपल पेपर्स भी एनालाइज करने हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, ये बात हमारी हो चुकी है ऑलरेडी। हमारे सिलेबस में 4 तरह का काम हमें करना पड़ता है। एक तो रिटन वर्क होता है जिसके अंदर सिर्फ हमारा क्या हो गया, मैथ्स और अकाउंटेंसी हो गया। इसको बच्चों यदि आप लेकर के बैठोगे कि हम रीड कर रहे हैं तो उससे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। ये काम आपको सिर्फ और सिर्फ लिख करके ही करने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि बैठ करके हम रजाई में लेट जाएं, बैठ जाएं और ऐसे नोटबुक कर या बुक रख करके हम उसको रीड करके काम बन जाएगा, उससे बात बिल्कुल नहीं बनेगी हमारी, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज या थ्योरी पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी के लिए बच्चों आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और अगर नोट्स बने हुए हैं तो आप रिव्यू कर सकते, ठीक है। नोट्स बच्चों बनाने पड़ेंगे। रिवीजन तभी होगा, पढ़ने का फायदा तभी है। बच्चे कहते हैं कि हम नोट्स रीड कर रहे हैं, तो नोट्स अगर आप किसी और के बनाए हुए रीड कर रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसका बेनिफिट बच्चों तभी मिलेगा आपको जब वो नोट्स आपके द्वारा बनाए गए होंगे। तो इसलिए नोट्स खुद के तैयार करो और उसके बाद उसी से रिवीजन करो।
ठीक है, सर के नोट्स किसी के पास है तो उसको भी लिख लो बच्चों एक बार पहले, ठीक है ना। ये सोच रहे हो कि सिर्फ रीड करके हो जाएगा तो गड़बड़ है, बाद में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी है उससे। अकाउंटेंसी और मैथ्स तो बिना रिटन वर्क के हो ही नहीं पाएगा। लर्निंग पार्ट में मैं बता चुका हूं बच्चों, इंग्लिश और फॉर्मूला हर सब्जेक्ट के आपको लर्निंग पार्ट में रखने पड़ेंगे। और चौथा पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट है सैंपल पेपर्स आपको करने ही करने हैं, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अभी बच्चों हमने बात की कि किस तरह का हमारा वर्क होता है स्टडीज के अंदर। टोटल 90 डेज हैं, जिसमें से पहले 50 दिन आपको किस तरह से यूटिलाइज करने हैं। अब 50 डेज से आगे हम चलते हैं, 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक, यानी कि अगले 20 दिनों में हम और क्या कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी अपने सैंपल पेपर्स की। सैंपल पेपर्स बच्चों यहाँ पर आपको डेली एक पेपर करना होगा, ठीक है। अकाउंटेंसी की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। एक दिन छोड़ करके एक दिन अकाउंट्स का, दूसरे दिन इको का, एक दिन मैथ्स का, इस तरीके से एक एक दिन छोड़ करके कर लीजिए। हाँ जी, 25 मार्च तक हर हालत में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बच्चों 25 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल तक, यानी कि नेक्स्ट 20 डेज में आपको डेली एक पेपर करना है। तो इस हिसाब से कितने पेपर्स यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों, 20 पेपर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, 20 पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अगर हम इस 20 पेपर्स को डिवाइड कर दें किसमें, यदि हम यहाँ पर इन 20 पेपर्स को बच्चों डिवाइड कर दें 5 सब्जेक्ट्स में, तो बताओ कितने हो जाएंगे हमारे हर सब्जेक्ट के 4 पेपर हो जाएंगे। यहाँ पर पहले कितने हो चुके थे, 3 पेपर पहले हो चुके थे, तो हर सब्जेक्ट के लगभग कितने पेपर्स आपके हो गए यहाँ पर, 7 पेपर्स हर सब्जेक्ट के लगभग हो जाएंगे 14 अप्रैल तक। ये सिर्फ सैंपल पेपर की बात हो रही है, जो हम मॉक पेपर्स लेंगे उनसे अलग है, ठीक है। पेपर हमारे चल रहे हैं। इसके अलावा बच्चों, हाँ जी, सैंपल पेपर्स की बुक ले लीजिए कोई भी, हर सब्जेक्ट के अंदर सैंपल पेपर्स की बुक्स आती है मार्केट के अंदर, टुगेदर की हैं, यूलाइक की है, या जो भी आपके सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो आपको बताएंगे, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग बुक बेटर है। हाँ जी बच्चों, हमने 3 घंटे यहाँ पर डेली सैंपल पेपर को देने हैं, और उसके अलावा 1 घंटा डेली आपको लर्निंग और रिवीजन पर भी देना है। ये नहीं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो रिवीजन खत्म, रिवीजन तो हमें करते रहना है, अदरवाइज होगा क्या, भूल जाते हैं चीजों को बच्चे। ये हमारी लिमिटेशन है मेमोरी की, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं। बच्चे कहते हैं सर मेरे साथ ये होता है कि मैं पढ़ लेता हूँ फिर कुछ दिनों के बाद भूल जाता हूँ, ये सभी के साथ होता है। अगर आप पढ़ने के बाद में रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, तो इसलिए साथ के साथ रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर इन 20 डेज में आपको अपने रेड जोन पर भी काम करना है। रेड जोन मतलब वो पार्ट जिसमें हमें सबसे ज्यादा परेशानी आती है। ऐसे हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको परेशानी बार बार आती है। जैसे कि अकाउंटेंसी के अंदर मैं बात करूं बच्चों, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर शेयर्स की बैलेंस शीट नहीं बन रही, ठीक है, या कैश फ्लो में प्रॉब्लम हो जाती है, एडजस्टमेंट्स में गड़बड़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की होती है और आप क्या करते हो बच्चों, पूरे के पूरा दोष ना पूरे चैप्टर के ऊपर थोप देते हो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। जब आप बुक से करने बैठते हो तो क्वेश्चन होना शुरू हो जाते हैं, जब बुक बंद करके आप किसी पेपर को उठा करके क्वेश्चन करते हो तो वहां पर आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हो। कुछ ना कुछ गड़बड़ का मतलब है कि आपने क्वेश्चन में या तो कुछ ठीक से पढ़ा नहीं, या कोई जो एडजस्टमेंट आपको बताई गई थी वो ठीक से प्रॉपरली एनालाइज नहीं की, इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, ठीक है, तभी वो चीजें करेक्ट हो पाएंगी। और ये 2 घंटे बच्चों आपको रेड जोन पर काम करना है, हर सब्जेक्ट के रेड जोन पर काम करना है। अकाउंटेंसी में जैसे मैं बता रहा हूँ बैलेंस शीट हो गई शेयर्स की, या एनपीओ के अंदर कुछ बच्चों को कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आती है, या रेशियोज में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है। वो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि वो समझ में नहीं आता, कई बार प्रॉब्लम इसलिए भी हो जाती है कि वो चीज हमने पढ़ी नहीं होती, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कुछ चीजें छूट गई हैं तो उसके लिए आपके पास में अगले 20 दिन में भी डेली 2 घंटे निकाल करके उस पर काम करो, चाहे वो मैथ्स हो, अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, या इंग्लिश हो, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट 15 डेज जो बचेंगे आपके पास में 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक, यहां तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, रिवीजन साथ में चल रहा होगा, हर एक सब्जेक्ट के लगभग 7 से 8 सैंपल पेपर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, और उसके बाद भी आपके पास में अगले 15 दिन शेष बचेंगे, बाकी बचेंगे। फिर हमें उसमें क्या करना है, यहां पर आपको बच्चों
डेली 2 पेपर करने हैं लास्ट के 15 दिनों में, हर सब्जेक्ट के नहीं, मतलब तो हर सब्जेक्ट के कैसे कर लोगे भाई, ठीक है। इन टोटल 2 पेपर करिए, यानी कि आप 3 दिन के अंदर टोटल कितने पेपर्स हो गए आपके, 6 पेपर हो गए। तो 3 दिन में टारगेट रखिए कि आप हर सब्जेक्ट का एक एक पेपर कंप्लीट कर चुके हों, ठीक है। इसके अलावा आपको 1 घंटा डेली बच्चों करेक्शन पर काम करना है। पेपर की परेशानी ये होती है, बच्चे आकर के कहते हैं सर आपने कहा था कि पेपर करो पेपर करो पेपर करो, पेपर तो हम कर रहे हैं लेकिन मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे। तो मार्क्स बढ़ाने का तरीका ये है पेपर सॉल्व करने के बाद में कि आपने जो पेपर्स में गलतियां की थी उनको एनालाइज करो। एक बच्चों डायरी बना लो, उसमें लिखो कि ये पेपर में पेपर नंबर 1 अकाउंटेंसी का क्वेश्चन नंबर 6 में ये प्रॉब्लम मैंने की थी, ताकि वो नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे से ये गलती हो गई थी, क्वेश्चन नंबर 18 में मेरे से ये गलती हो गई थी। उनको लिखो एक जगह, पेन डाउन करो, तभी वो, और उनका करेक्शन करो। जब तक ऐसा नहीं करोगे बच्चों तो वो मिस्टेक्स आपकी रिपीट होती रहेंगी। तो उन मिस्टेक्स की रिपीटेशन को खत्म करने का एक ही तरीका है कि उन मिस्टेक्स को लिखना शुरू कर दो। नेक्स्ट है आपके पास में 1 घंटा डेली, इसके बाद भी आपको यहाँ पर लर्निंग और रिवीजन पार्ट पर काम करना है। लास्ट के 15 दिनों में बच्चों हमारा टोटल टाइमिंग आवर्स हो जाएगा 8 घंटे। जब हमारे एग्जाम्स, बोर्ड के एग्जाम्स नजदीक हो तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ानी पड़ेगी अपने पढ़ने की, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों हमारे नेक्स्ट 90 डेज का टोटल प्रोग्राम, जिसमें से पहले 50 दिन सिलेबस पर काम करना है, अगले 20 दिन अपने रेड जोन पर और सैंपल पेपर करने हैं एक एक, और लास्ट के 15 दिन हमें डेली 2-2 पेपर करने हैं। तो इस हिसाब से बच्चों हमारे पेपर इन टोटल कितने हो गए, यहाँ पर हम डेली 2 पेपर कर रहे हैं। इन 15 डेज हमारे टोटल पेपर हो गए 30 पेपर्स। 30 पेपर्स डिवाइडेड बाय 5, कितने पेपर हो गए बच्चों, यहाँ पर 6 पेपर यहाँ पर हो गए पर सब्जेक्ट के। पहले कितने हो गए थे, 6 से 7 पेपर पहले हो गए थे, 6 पेपर यहाँ पर हो गए। तो हर सब्जेक्ट के 12-12, 13-13 पेपर यहाँ तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे बिफोर गोइंग टू योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? फर्स्ट से 4 तक में बच्चा पूछ रहा है क्या करेंगे। जो भी पहला एग्जाम होगा उसके प्रिपरेशन में पूरी तरीके से इंडल्ज हो जाएंगे, ठीक है। हम अपना कॉमन वर्क बंद कर देंगे। हमारे एग्जाम्स हैं 4 मई से जैसे डिक्लेयर हुआ है। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि लास्ट के 4 दिन में क्या करेंगे। तो बच्चे लास्ट के 4 दिन में तो आप समझ ही रहे हैं, सिर्फ उसी पेपर की प्रैक्टिस करेंगे जिसका हमारा पहला एग्जाम होगा। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा सीबीएसई का सैंपल पेपर को बच्चों आपके साथ में एनालाइज करना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि यहीं से आपको पता चलेगा, आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में। और ये तो एक शुरुआत है। मैंने कहा कि हर सब्जेक्ट के आपको 12-12, 13-13 पेपर करने हैं हर हालत में, मॉक पेपर से अलग जो हमारे पास हो रहे हैं उनसे अलग। अगर आप इतना काम कर लेते, पहले 4 पेपर करके देखिए बच्चों, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ना, यह बात आप उल्टा मुझे बता देंगे कि सर ऐसा ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 6 पर तो हमेशा हमने देखा कि शेयर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22 में हमेशा हमने देखा शेयर का क्वेश्चन आता है, 21 में हमेशा एडमिशन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो बच्चों के प्री बोर्ड हो गए हैं उन्हें आइडिया लग गया होगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों कौन सा होता है हमेशा हमारा, कैश फ्लो का। 32 हमेशा कैश फ्लो का। पार्ट ए सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन हमेशा कौन सा होता है, शेयर्स का होता है, जिसमें 22। हाँ 22 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या होता है बताओ, जो बच्चे 2-3 एडमिशन में ऑप्शन होता है, 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन किस किस में होते हैं, एडमिशन और एक्सचेंज, ठीक है ना। तो ये अभी हमने क्या किया, सिर्फ 1 या 2 पेपर किए, उससे हमें इतना आइडिया लग गया भी क्वेश्चन नंबर 22 ये होगा, क्वेश्चन नंबर 21 ये होगा। जैसे ही आप 5 या 6 पेपर्स कर लेंगे बच्चों, आपको आइडिया भी, ये भी आइडिया हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन क्या पूछने वाला है हमसे। लेकिन इसी चक्कर में कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। गड़बड़ ये हो जाती है कि हम पहले से प्री एज्यूम कर लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन ये पूछने वाला है, और उस चक्कर में हम क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ते ही नहीं। पता चलता है एडमिशन के क्वेश्चन में मांगा तो गया हमसे जर्नल एंट्री, और हम वहां बना करके आगे रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ऐसा कई बार हुआ है बच्चों के साथ में। तो ऐसा नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को हमेशा, पहले 15 मिनट जो होंगे वो बहुत क्रूशियल होंगे बच्चों आपके। वो पहले 15 मिनट ही आपकी पूरी दिशा तय कर देंगे कि आपका पेपर नेक्स्ट 3 घंटे में कैसे जाने वाला है। उसमें अच्छे से आपको क्या क्या करना है पहले 15 मिनट में। सबसे पहले तो बच्चों आपको चॉइस वहीं पर डिसाइड कर लेनी कि आपको कौन सा, 5-6 क्वेश्चन आते हैं चॉइस में
कैश फ्लो का क्वेश्चन चॉइस में होता है कई बार, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्वेश्चन चॉइस में होता है, इसके अलावा आपका शेयर्स का क्वेश्चन चॉइस में होता है, आपका बच्चों एक फंडामेंटल का क्वेश्चन होता है 4 मार्कर, वो चॉइस में होता है। तो वहीं पर आपको डिसाइड करना है कि जो भी चॉइसेस अवेलेबल है आपके पास में, इस 15 मिनट में आपको पहले 15 मिनट में डिसाइड करना होता है कि आपको क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है। एक तो ये, दूसरा ये कि पेपर कहां से शुरुआत करें, इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग तरीके से बच्चे यूज करते हैं। वो जो भी प्रैक्टिकल करके देखना है ना, ये आप अपने सैंपल पेपर्स में या जो हम मॉक पेपर्स लेंगे उसमें आप खुद से प्रैक्टिकल करके देख लीजिए कि क्या करो। पहली बार तो आप 1 मार्कर से पेपर स्टार्ट करके देखो, दूसरी बार आप कोशिश करो कि आप शेयर्स वाले क्वेश्चन से उल्टा बड़े क्वेश्चन से करके देखो। तो जहां भी आपका कंफर्ट जोन है आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे मॉक पेपर्स की, ठीक है, तो वो जरूर करना है। चलिए बच्चों, यहां पर हमने देखा कि जब हम सीबीएसई के सैंपल पेपर को एनालाइज करने गए तो हमारे पेपर में 3 यूनिट्स हैं अकाउंटेंसी के अंदर, जिसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड यूनिट में आ जाती है पार्टनरशिप, थर्ड यूनिट में आ जाती है कंपनीज अकाउंट। तो पार्ट ए के अंदर बच्चों हमारी 3 यूनिट हैं, एनपीओ, पार्टनरशिप और कंपनी, और उसके बाद फोर्थ यूनिट हो जाती है हमारी पार्ट बी, जिसमें हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 चैप्टर्स रहते हैं। तो फर्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए, जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों इस बार सीबीएसई सैंपल पेपर में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 3 क्वेश्चंस हैं। इन टोटल कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है, ठीक है। क्वेश्चन किस किस तरह के हैं वो देख लीजिए। जो 6 नंबर का क्वेश्चन बच्चों एनपीओ से सीबीएसई सैंपल पेपर में रिलीज किया गया है, उसमें प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है विदाउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट उसमें नहीं मांगी गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैलेंस शीट नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन 95% चांसेस है कि नहीं आएगी, लेकिन 5% आ भी सकती है। यानी कि हमें तैयार करनी है। इस बार के सीबीएसई के सैंपल पेपर में फिलहाल ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर है विदाउट बैलेंस शीट, तो ये आने के ज्यादा चांसेस है। 1 नंबर का क्वेश्चन एक आया है बच्चों, जिसमें उसमें पूछा गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट डेबिट होगा, एक्सपेंस वाला अमाउंट। 3 नंबर में बच्चों उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं चॉइस में। पहली चॉइस है कि कंज्यूमेबल स्टॉक फाइंड करो, और दूसरी चॉइस है कि आप इनकम कंप्यूट करो रिसीट से। क्लियर है? तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हाँ बिल्कुल, बैलेंस वो भी नहीं बनाना फिर, बिल्कुल। ये भी हो सकता है कि आपको कैपिटल फंड निकालने के लिए बोल दें, अपने एजम्पशंस पर मत जाओ वहां पर एग्जाम में। हो सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोल दें और साथ में बोल दें कि फाइंड आउट द कैपिटल फंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा। चलिए बच्चों, आगे अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप में इन टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? सेक्शन ए में टोटल कितने क्वेश्चंस थे? 22 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चंस हो गए एनपीओ के, और बच्चों 14 क्वेश्चंस टोटल, 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चंस हमारे पार्टनरशिप से रहते हैं, ठीक है। इन टोटल 30 मार्क्स की पार्टनरशिप रहती है हमारी। अब यहां पर हम इसका डिवीजन करें आगे, तो कितने क्वेश्चन कितने कितने नंबर में आए? तो सबसे पहले बच्चों 10 क्वेश्चन तो एक एक नंबर में आते हैं पार्टनरशिप से। 10 क्वेश्चन एक एक नंबर में आते हैं। 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आएंगे, और एक क्वेश्चन आएगा 8 मार्कर पार्टनरशिप के अंदर से, ठीक है। तो अब हमने फिर 10 क्वेश्चंस को एनालाइज किया कि ये 10 क्वेश्चंस कहां से आए एक एक नंबर के। तो बच्चों एडमिशन से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आ सकता है। 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के फंडामेंटल से थे, जिसमें थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है, तो थ्योरी भी अच्छे से करनी है फंडामेंटल्स की। डिसोल्यूशन के बच्चों एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन थे। डिसोल्यूशन के अंदर भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका सेक्शन 48A, सेक्शन 48B अच्छे से करना है, मोड ऑफ डिसोल्यूशन अच्छे से करने हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट डेट और पार्टनरशिप डेट भी, प्राइवेट डेट और फर्म्स डेट, ये अच्छे से करना है। 2 क्वेश्चन बच्चों आपके डेथ से थे एक एक नंबर के। इसमें पूछ सकते हैं कि P&L प्रॉफिट किस नाम से रिकॉर्ड किया जाता है डिसीज्ड पार्टनर का, ठीक है, या आपका
गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, गुडविल की एंट्री मांग सकते हैं, वन मार्कर में कुछ भी पूछा जा सकता है। P&L सस्पेंस के नाम से लिखते हैं ना। नेक्स्ट बच्चों, ये जो 3 क्वेश्चन आए थे 4-4 नंबर में, ये कहां से थे पार्टनरशिप के अंदर से। तो एक क्वेश्चन था पास्ट एडजस्टमेंट का, और उसी की चॉइस में थी 4 नंबर में फंडामेंटल का ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। अगला 4 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों फंडामेंटल से ही था, वहां पर रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या है ये था, या इसके बेसिस पर एप्रोप्रिएशन भी बनवा सकते हैं आपसे। और नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन था डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब ये बात बच्चों ध्यान से सुनो कि बोर्ड वाले क्या करते हैं। बोर्ड का पैटर्न आप लोगों को पता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है। नॉर्मल जो डिस्क्राइब्ड है, प्री डिस्क्राइब्ड है, वो ये है बच्चों कि बोर्ड में जो पेपर आता है उसमें से हमारा 25% तो होता है इजी, 25% होता है डिफिकल्ट जो पैटर्न है बोर्ड का, और 50% होता है एवरेज। ठीक है, तो 50% एवरेज पेपर होता है, 25% डिफिकल्ट होता है और 25% इजी होता है। अब अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, डिफिकल्ट लेवल भी उसको अच्छे से आ गया, तो इस तरीके से तो सभी बच्चों के फिर 100 मार्क्स आ जाएंगे। तो बोर्ड वालों ने 100 वाला रोकना होता है, 100 नंबर पर हर किसी को नहीं जाने देते। इसके लिए बच्चों एक ब्रेन टीजर जरूर डाला जाता है बोर्ड के अंदर। ठीक है ना, एक ब्रेन टीजर जरूर डाला जाता है, और जो ब्रेन टीजर आता है वो ये 4 नंबरों में ही आता है। ठीक है ना, तो बच्चों जो ब्रेन टीजर बनेगा वो 4 नंबर में बनेगा। और ये जो बच्चे कहते हैं ना सर हम बिल्कुल ब्लैंक हो गए एग्जाम में जाकर के, वो स्पेशली वो बच्चे हो जाते हैं जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके गए होते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करके गए होते हैं, और शुरुआत में ही किसको पकड़ लेते हैं, ब्रेन टीजर को। ठीक है ना, तो वो तो फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा बच्चा, तो इसलिए ब्रेन टीजर को बिल्कुल लास्ट में पकड़ो। ठीक है, और उस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल लास्ट में करो जो जिसका आंसर हमें पहले से पता चल जाता है। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको पहले से पता चल जाता है कि हाँ भाई मेरा आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। या एडमिशन में अगर आपकी बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया तो उसको भी कोशिश करो कि लास्ट में करो। नहीं सर हमें तो पहले करना है, पहले करना है तो करो, लेकिन टाइम लिमिट का ध्यान रखो। टाइम लिमिट क्या है बच्चों पता है आपको? टाइम लिमिट बेसिकली बहुत सिंपल सा फंडा है, जितने नंबर का क्वेश्चन उसका डबल उसका टाइम। 1 नंबर का क्वेश्चन कितनी देर में खत्म होगा? 2 मिनट में। 3 नंबर का क्वेश्चन खत्म होगा 6 मिनट में। 4 नंबर का क्वेश्चन खत्म होगा 8 मिनट में। 6 नंबर का क्वेश्चन खत्म होगा 12 मिनट में, और 8 नंबर का क्वेश्चन 16 मिनट में। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है जो ज्यादा इजी है, बाकी एवरेज बनता है यहाँ पर जाकर के। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं 8 मार्कर के, हो सकता है कि वो आपका जनरली जो टाइम ज्यादा लगता है वो 4 मार्कर और 6 मार्कर में ज्यादा लगता है, तो उसका जो एवरेज है वो डाउन आ जाता है 1 मार्कर क्वेश्चन में। 1 मार्कर क्वेश्चन को अगर आपको आता है तो बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके नहीं लिखना, वहां पर सिर्फ आपको पिन पॉइंट देना है। ठीक है, अगर आपका बेस्ट आंसर 1 वर्ड में है तो 1 वर्ड लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा दिखाओगे कि भाई मुझे इतना सब कुछ आता है 1 मार्कर में, तो वो कॉस्ट होगी आपके बाकी दूसरे क्वेश्चंस की। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो बच्चों अधिकतर नोटिस किया गया है वो ये है कि ब्रेन टीजर बनते हैं यहीं से। जैसे सीबीएसई का भी जब पेपर हम कर रहे थे, मैं खुद कर रहा था एक बार सॉल्व, तो उसमें जल्दी में गलती हमसे भी हो गई बच्चों। क्या गलती होगी कि वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड था, वो ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें वो हमसे छूट गया। तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखना है। गलतियां अधिकतर यहीं पर होती हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में, 4 नंबर या 6 नंबर वाले में। और 8 मार्कर तो आपको पता ही है चॉइस में आएगा, एडमिशन और रिटायरमेंट की चॉइस होगी। ठीक है, एडमिशन का जो क्वेश्चन है बच्चों इस बार उसमें बैलेंस शीट मांगी नहीं गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट बनाने के लिए आ नहीं सकती सैंपल पेपर्स में, इसलिए डाला गया बैलेंस शीट को भी एडमिशन में। हाँ एडजस्टमेंट्स खत्म है। नेक्स्ट बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट गिवन नहीं थी इस बार के सीबीएसई के सैंपल पेपर में, एडमिशन की बैलेंस शीट गिवन नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में है, आपको करके जानी है। एडजस्टमेंट्स खत्म है। एनपीओ का भी बैलेंस शीट सैंपल पेपर में नहीं है लेकिन सिलेबस में है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों कंपनीज अकाउंट की अब हम बात करते हैं। तो कंपनीज अकाउंट में हमारे
टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे जो कि होंगे इन टोटल 20 मार्क्स के। तो कंपनीज अकाउंट हमारी, जिसमें 2 ही चैप्टर्स अब फिलहाल आपके पास में है, ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, उन दोनों चैप्टर से मिला करके आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे और इन टोटल वो रहेंगे 20 नंबर के। डिबेंचर्स में से देखो सामने है। जब बच्चों हमने यहाँ पर एनालाइज किया कंपनीज अकाउंट के क्वेश्चंस को, तो पाया कि 2 क्वेश्चन तो हैं एक नंबर में, ठीक है, जिसमें से पूछा गया है कि रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट है। बच्चों बताओ किसका पार्ट होता है रिजर्व कैपिटल? रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट होता है? नहीं, किसी को नहीं पता? कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं भाई, रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट, रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। एक क्वेश्चन था 1 मार्कर में रीइश्यू ऑफ शेयर्स का, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। 8 मार्कर तो आप बच्चों आपको पता ही है कि क्वेश्चन आएगा ही, शेयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा 8 नंबर का। 4 नंबर में बच्चों मिसिंग फिगर्स थे रिलेटेड टू फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, फॉरफीचर और रीइश्यू के क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन था 4 नंबर में। इसके बाद बच्चों यहां पर बैलेंस शीट भी आ सकती है 4 नंबर में, याद रखना 4 नंबर में या 3 नंबर में बैलेंस शीट भी आ सकती है शेयर्स की। शेयर्स की बैलेंस शीट आने के चांसेस 4 मार्कर में सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे डिबेंचर्स की, तो बच्चों शेयर से तो था टोटल 14 मार्क्स का, 20 में से टोटल 14 मार्क्स किस में से थे? शेयर्स के थे, और बाकी के 6 नंबर, लास्ट के 6 नंबर थे हमारे डिबेंचर्स के। तो डिबेंचर्स 6 नंबर का है और 14 मार्क्स का शेयर्स है। डिबेंचर्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है फिलहाल ब्लूप्रिंट के अंदर। तो बच्चों 6 मार्कर में डिबेंचर से क्या पूछा गया? कंसिडरेशन अदर देन कैश, एसेट टू वेंडर, वेंडर टू डिबेंचर, ठीक है। इश्यू ऑफ डिबेंचर अलोंग विद कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन, वेरियस कंडीशन थी, इश्यू एट डिस्काउंट रेडीमेड पार, इश्यूड एट पार रेडीमेड प्रीमियम, इस तरह की कंडीशन का क्वेश्चन था। और साथ में लॉस को राइट ऑफ करने का भी बोला गया है। लॉस को बच्चों किससे राइट ऑफ करते हैं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को किसके अगेंस्ट राइट ऑफ करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो कहां से राइट ऑफ कर दोगे? स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है। तो यहां पर हमने एनालाइज कर लिया कंपनीज अकाउंट को भी क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट देखिए सीबीएसई के ब्लूप्रिंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि थर्ड बुक को यदि आप एनालाइज करोगे बच्चों, तो ये इन टोटल 20 मार्क्स की है और जिसमें 10 क्वेश्चन है सारे मिलाकर के। इसको बच्चों मोटा मोटा जो स्प्लिट किया गया है वो 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है। पहले 4 चैप्टर्स में से 12 नंबर का आता है और लास्ट 5th चैप्टर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क का है। तो पहले यहां पर देख लेते हैं 1 मार्कर के 2 क्वेश्चन थे बच्चों फर्स्ट चैप्टर से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी से। कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, कितने नंबर का? 4 नंबर का। यहां पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही होता है बच्चों कंपैरेटिव और कॉमन साइज का पूरे पेपर में, लेकिन बच्चे इसको मुश्किल बना देते हैं। किस वजह से? क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस जब कर रहे होते हैं तो किससे कर रहे होते हैं? कैलकुलेटर से। और बाद में मेरे से पूछते हैं सर बताओ कुछ ऐसी टेक्निक की ये क्वेश्चन जल्दी हो जाए। तो जल्दी उन बच्चों का कभी नहीं हो पाएगा जो बच्चे कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। तो कैलकुलेटर बच्चों छोड़ दो, कैलकुलेटर आपके लिए मीठा जहर है। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है कैलकुलेटर यूज करना, लेकिन बंद कर दो। अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा 6 मार्कर में बच्चों हमारे आएंगे रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर की बात की जाए तो इस ब्लूप्रिंट में ये टोटल 6 नंबर में है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो है हमारे पास में 3 मार्कर का, और बच्चों एक नंबर के 3 क्वेश्चन है एमसीक्यूज के अंदर या छोटे क्वेश्चन है 1 मार्कर, ठीक है। तो रेशियोज में थ्योरी बच्चों रेशियो से भी आ सकती है। रेशियो से जनरली पूछा जा सकता है आपका मीनिंग और सिग्निफिकेंस। तो मीनिंग और सिग्निफिकेंस हर रेशियोज के अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और 3 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे कहते हैं यहाँ पर सर 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतने सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन करने पड़ते हैं हमें।
वो पहले एक बार कर चुके, जो बच्चे एक बार अच्छे से कर चुके हैं चैप्टर को, अब उन्हें वापस सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इलस्ट्रेशंस रीड करनी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं सिर्फ वही एक बार करके देख लेने हैं। उसमें भी बच्चों क्या करो, जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तैयार कर रहे हो तो उसमें भी आप एक टेक्निक यूज कर सकते हो। क्या? 3 पेन यूज करो, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। जो क्वेश्चन एक बार देखते ही समझ में आ जाता है, एक बार में आंसर आ जाता है, उस पर ग्रीन टिक कर दो कि नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करने बैठेंगे तो नेक्स्ट टाइम के रिवीजन से ये क्वेश्चन बाहर है। दूसरा है ऑरेंज से टिक कर दो उन क्वेश्चन को जिसको देख करके पता तो चलता है हाँ ऐसा होगा, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक उसमें हो गई है हमसे, ठीक है। और तीसरे तरह के वो क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आते, ऊपर से जाते हैं, वो टीचर के पास लेकर के जाने पड़ते हैं कि सर ये समझा दो। उनको बच्चों रेड से टिक कर लो, समझने के बाद उनको वापस उनके नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे तो वो जो रेड पेन से मार्क किए हुए हैं और जो ऑरेंज पेन से मार्क किए हुए हैं उनको जरूर एक बार आपको देखना पड़ेगा, ग्रीन वाले बिल्कुल आप छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को फिल्टर करना पड़ेगा बच्चों रेशियोज एनालिसिस के, तभी क्वेश्चंस कम होंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम बनी रहेगी यहाँ पर। नेक्स्ट है बच्चों, लास्ट हमारा है 5th चैप्टर जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। उसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हमारा आएगा बच्चों 6 मार्कर, एक और एक नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस की जो बच्चों ने क्लास ली है मेरे साथ में, उनको सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं चैप्टर से। सर मैं कह रहा था वो जैसे उन्होंने सीबीएसई ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया सीबीएसई के पेपर का एनालिसिस हो गया। अब इसके बाद में नॉर्मली जब हम एग्जाम के अंदर जाते हैं तो एक है फियर फैक्टर, सर डर लगता है एग्जाम में जाकर के या क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाते हैं, उसको कैसे ठीक करोगे? उसके लिए सबसे पहला तरीका तो ये कि जितने मैक्सिमम आप मॉक पेपर्स और सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे ये डर कम होगा। दूसरा, ये जो मैंने कहा ब्रेन ट्विस्टर होता है, इसको लास्ट में अटेम्प्ट करें। तीसरा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, तभी ये चीजें करेक्ट होंगी। इसके अलावा जो पहले 15 मिनट का टाइम था उसका बेटा जितना आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लोगे, जितना अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन कर लोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, अकाउंट्स के पेपर में बच्चों जो गलतियां करते हैं बच्चे एग्जाम करते समय, वो ये है कि वर्किंग नोट्स नहीं बनाते। वर्किंग नोट जरूर बनाना है आपको जहां पर भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, ठीक है। और फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट बना करके मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस फॉर्मेट बना करके करनी है, अदरवाइज होगा कि आपका सैंपल पेपर घर पर जब आप करोगे तो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, बोर्ड में जाके करोगे तो वो टाइम ज्यादा लेगा। नरेशन जरूर लिखनी है। और एक चीज और याद रखो, जब भी आप 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर या 8 मार्कर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो बोर्ड में, वो नए पेपर से शुरू करेंगे, क्योंकि बोर्ड की जो शीट होती है, आंसर शीट होती है, वो हॉरिजॉन्टल होती है। उसमें क्या होता है कि एक 3 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में अगर आप दूसरा क्वेश्चन वहीं पर डालोगे तो वहां पर थोड़ा सा ऑस्पोस हो जाता है सारा कुछ। तो 3 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर आप हमेशा नए पेपर से अटेम्प्ट करेंगे। और घर पर भी आप जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो उसी तरह की शीट्स अगर आपको मिल जाती है, मार्केट से मिलती हैं, तो आप उनका यूज करें। जो बच्चे मॉक पेपर्स भी देंगे वो उनसे भी बच्चों रिक्वेस्ट है कि हो सकता है तो मैक्सिमम बच्चे यहीं पर आकर के पेपर करेंगे तो बेस्ट है, ठीक है ना। वही आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा जो आपको एग्जाम में मिलता है, और उसी तरह की शीट्स मिलेंगी तो उससे आपको बेनिफिट रहेगा। आंसर शीट में बच्चों आपको कटिंग नहीं करनी, जितनी मिनिमम कटिंग करोगे, एग्जाम प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन से एग्जामिनर अंदाजा लगा लेता है कि बच्चा किस लेवल पर है, तो ज्यादा कटिंग नहीं करो और राइटिंग थोड़ी सी सही मेंटेन करते हुए चलो। और फॉर्मेट बनाते समय बच्चों आप यूज करेंगे किसका? पेंसिल का। फॉर्मेट बनाते समय आप स्केल और पेंसिल का यूज करें। कुछ बच्चे ऐसे ही पेन से खींच देते लाइनें, उसमें आपका बच्चों इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर बहुत गलत जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों आप जब पहुंचेंगे तो ये तो खैर हम बाद में बात कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम आपके साथ में है। तो ये चीजें हैं बच्चों। इसके अलावा अब बताइए और क्या क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती हैं एग्जाम में। किसी बच्चे का अब कोई क्वेश्चन रह गया है तो बताओ, अभी बोलिए।
सर हाँ जी। सर जब पेपर स्टार्ट करते हैं तब तो ठीक होता है सर, जब लास्ट तक पहुंचते हैं तब दिमाग थक जाता है और फिर बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लास्ट तक पहुंचते हैं तो हम एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तो इसके लिए बच्चे ये चीज खत्म होगी कि आपके बैठ करके 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करो। जितनी आपकी प्रैक्टिस में चीजें आएंगी तभी आप कंफर्टेबल रहोगे, ठीक है ना। अगर हम अभी क्या होता है कि जब पढ़ने बैठते हैं तो 2 घंटे बैठे फिर घूमने चले गए, तो सिटिंग कैपेसिटी मेंटेन करो। एक टेबल पर बैठना, चेयर टेबल पर बैठ करके पढ़ो हमेशा, ठीक है ना। मैक्सिमम पेपर जब आप करोगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ पेपर की प्रैक्टिस से ये चीज खत्म होगी। और बताइए, और कोई परेशानी है किसी बच्चों को? सर वो जो शुरुआत में आपने शुरुआत के 50 डेज में जो प्लानिंग बताई थी सर, वो बता दीजिए एक बार। वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। आप लेट ज्वाइन किया था ना आपने? हाँ सर, वो निखिल सर की क्लास ओवर नहीं कोई हुई बात थी नहीं, ना। मैं शेयर कर दूंगा उसको आपको, ठीक है ना। सर हाँ जी। सर सर जैसे आपने बोला जो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं उन हम्म, चैप्टर से ज्यादा एम्फेसाइज करना है ना थ्योरी पे हाँ, बहुत। 1 मार्कर थ्योरी पार्ट के लिए जब हम अकाउंटेंसी की स्पेशली बात करते हैं थ्योरी, तो यहाँ पर भाई शब्द आप याद उठ करके चले जाएं। हाँ जी, जब बच्चों थ्योरी की बात आती है तो थ्योरी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो स्टेप्स में काम करना पड़ेगा। अगर हम चैप्टर वाइज पहली बार में ही कर लें तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। अदरवाइज क्या करो, सबसे पहले आप हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज, हॉट्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन दिए गए हैं, उनसे करिए। सेकेंड लेवल पर आ जाता है आपका, पीछे बुक के पीछे स्कैनर है, वहां से करिए। उसके बाद जब ये 2 लेवल आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो थर्ड लेवल पर आप फिर बुक से एक बार चैप्टर वाइज रीड करना शुरू करिएगा सारी थ्योरी, और वहां पर अंडरलाइन करते चलिए, स्पेशली उन पॉइंट्स को जो आपने पहले कहीं देखे हैं। 3 तो ये हो गए। इसके अलावा जब आप पेपर्स करेंगे बच्चों, मान लो यहाँ पर हमारी बात हो रही थी कि 12-13 पेपर्स तो हम आप लोगों को घर पर करने हैं सैंपल पेपर्स से, 10-12 पेपर हम मॉक पेपर सेंटर पर यहाँ पर भी लेंगे आपसे, 2-4 पेपर स्कूल में भी होंगे। तो ऑन एन एवरेज मिला करके बच्चों अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूं तो 25 पेपर का आप टारगेट लेकर के चलो टोटल। तो 25 पेपर यदि आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा बंच वहां से पेपर से भी निकल आता है क्वेश्चंस का, थ्योरी वाले क्वेश्चंस का, ठीक है ना। तो थ्योरी यहां से करिए आप। थ्योरी के लिए सबसे पहले तो एमसीक्यूज, हॉट्स, वेरी शॉर्ट आंसर, बुक के पीछे से स्कैनर, और जब ये हो जाते तो फिर उसके बाद में बुक के अंदर जाकर के चैप्टर वाइज आप थ्योरी करिए। चैप्टर वाइज थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर है अकाउंटेंसी के अंदर, तो एनपीओ में से भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा थ्योरी का 1 मार्कर में, ठीक है। वहां पर क्या है हमारे फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स हो गए, और कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के, ये अच्छे से कर लेंगे। फंडामेंटल्स के अंदर काफी थ्योरी है, उसको आप तैयार करिए। पार्टनरशिप डीड के ऊपर एब्सेंस। पार्टनरशिप डीड के ऊपर हो गई, और हमारे हो गए एब्सेंस, पॉइंट्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हो गए, वो सारा कुछ हो गया है। उसके अलावा राइट एंड ड्यूटीज हो जाएंगे पार्टनर्स के, पार्टनरशिप की डेफिनेशन हो गई, पार्टनरशिप के फीचर्स हो गए, ये सारी चीजें आ जाएंगी। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आ गए, और डिसोल्यूशन के अंदर से थ्योरी आएगी। डिसोल्यूशन के अंदर से मोड ऑफ डिसोल्यूशन मैंने बताया था सेक्शन 48 बी, डिफरेंस बिटवीन आपका आ जाएगा फॉर्म डेट, प्राइवेट डेट, ये सारा। पार्टनरशिप और शेयर कैपिटल के अंदर से भी थ्योरी है। शेयर कैपिटल के अंदर से आपको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व के बीच में डिफरेंस, ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल के बीच में डिफरेंस। और था आपका एक क्वेश्चन जनरली ये भी आता है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये थ्योरी के क्वेश्चंस हमारे शेयर से भी बनते हैं। डिबेंचर्स में भी काफी थ्योरी है, डिबेंचर्स में टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हैं, वो आपको करना है। और अगर हम पार्ट सी में जाएंगे फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर, तो पहले 2 चैप्टर तो पूरे थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं, उसके लिए तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, उसके बिना बनाए कोई काम चलेगा नहीं आपका, वो तो करने पड़ेंगे। पहले 2 चैप्टर्स के तो नोट्स बनाने पड़ेंगे। और रेशियोज के अंदर से हर रेशियोज का मीनिंग और सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी मैं शुरू कराता हूँ बच्चों को, तो हमेशा पेज नंबर आपका 5.2 या 3 पर वो बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर डेफिनेशन दी गई है, कैश, कैश इक्विवेलेंट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इन सब का मीनिंग दिया गया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ऑपरेटिंग के क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग के क्या होते हैं, फाइनेंसिंग के क्या होते हैं, ये चीजें दी गई हैं। तो वहां से होगा, उसको एक बार देखना। इसके अलावा हर चैप्टर जो भी आप कर रहे हो उसका मीनिंग और ऑब्जेक्टिव तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना।
और इस बार ये भी है कि चैप्टर नंबर 2 में यूजर्स ऑफ अकाउंटेंट्स, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, वो भी आप अच्छे से एक बार कर लीजिएगा। क्रेडिटर्स के लिए किस लिए जरूरी है फाइनेंशियल एनालिसिस करना, बैंकर्स के लिए किस लिए रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको। ठीक है, हाँ जी बच्चों, और बताइए। सर 11th के चैप्टर्स की बच्चे कुछ बात कर रहे हैं कि 11th के कुछ चैप्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा या नहीं। तो वहां पर बच्चों सुनिए, एक तो वाइवा आपका जब होता है तो वाइवा में वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, अकाउंटेंसी में बिजनेस स्टडीज का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, होता है वो बोर्ड के वाइवा में। तो एक तो वो तैयार करना है। बाकी 11th के अकाउंटेंसी की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर क्लास 12th के अकाउंटेंसी में। तो बच्चों देखो, जर्नल एंट्रीज जितनी भी हैं, दो तरीके होते हैं जर्नल एंट्रीज को करने के, या तो जर्नल एंट्री कर रट लो या जर्नल एंट्री बनाना सीख जाओ। अब पहले तो आपको बच्चों रटना तो बंद करो, जर्नल एंट्रीज बनाना सीख लो। आप रट तो अपने आप जाएंगी जब आप इतने सारे पेपर्स करोगे। जब आप इतने सारे पेपर्स करोगे तो एंट्रीज बार बार शेयर्स की होंगी, तो रट जाएंगी या नहीं रट जाएंगी, तो वो रट तो वहीं पर जाएंगी। आप बनाना सीखो वहां से। तो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज और लेजर्स का यूज है। मान लो शेयर्स में शेयर फॉरफीचर का अकाउंट बनाने के लिए आ गया, तो उसके लिए आपको लेजर्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्लास 11th की इंपॉर्टेंस है वहां पर। हाँ, कुछ कह रहे थे दीपांश साहब। सर जो सेकंड चैप्टर है बुक 3 का सर, एक्सटर्नल एनालिसिस इंटरनल एनालिसिस, सर वो हमने किया नहीं है कभी। सर आपने कहा था एक क्लास में करा दी देंगे। वो हुआ था, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, एक क्लास अभी तो हमारे पास है, वो करा देंगे उसको वापस एक और सर जो आपने थ्योरी के पार्ट्स बोले ना सर, आप पीडीएफ बना के भेज सकते हैं, मतलब सारे, मतलब जो इंपॉर्टेंट है फिर उन पे एम्फेसाइज कर लेंगे ना। हाँ बिल्कुल, वो मिल जाएंगे आपको, वो दे देंगे, क्लासेस में ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है जी, और कोई डाउट है बच्चों? और कोई किसी तरह की परेशानी फेस करनी पड़ती है एग्जाम में? सर परेशानी यही है कि पढ़ाई होती नहीं, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। सर टाइम नहीं मिलता, कभी कभार कैश फ्लो में टाइम छूट जाता है, और कैश फ्लो पहली बार में होता ही नहीं है, दूसरी बार करने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर तो मेरा प्री बोर्ड में अभी यही हुआ, ऑफलाइन में। अच्छा, उसके लिए थोड़ा सा बच्चे यही है कि पेपर की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जब हम टाइम हमारा कम हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है 3 घंटे लग रहे हैं करने में, पेपर पूरे टाइम 3 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है। अगर पूरा 3 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है, तो जब आप 6-7 पेपर्स कर लेंगे तो यही टाइम कम होकर के बच्चे हमारा आ जाएगा 2 आवर्स 35 मिनट्स या 40 मिनट्स पर। तो कई बार क्या होता है कि जब बच्चे को लगना शुरू होता है कि हमारा टाइम तो खत्म होने वाला है और पेपर खत्म हो नहीं रहा, तो इस करके भी गलतियां ज्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना, जल्दी जल्दी करते हो तो पता चलता है कहीं एक जीरो कम लगाया, कहीं एक जीरो ज्यादा लगाया, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की। तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक ज्यादा होती हैं। कंसेप्चुअल मिस्टेक अगर हो रही है तो उसके लिए फिर कैश फ्लो आप एक बार वापस कर लीजिए, अभी हमने खत्म किया है। किस तरह की मिस्टेक होती है कैश फ्लो में, कि कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है या कंसेप्चुअल मिस्टेक है? सर सिली मिस्टेक, हाँ, तो बाकी सिली सब मिस्टेक का फिर एडजस्टमेंट वही कुछ हो रीजन है जाती बेटा, है, वही रीजन एडजस्टमेंट है हो कि टाइम की वजह से आप जब जल्दी भागना शुरू करते हैं तो फिर सिली मिस्टेक होती है। ठीक है ना, कूल होकर के काम करिए बिल्कुल। और जितना आप बच्चों ये सोचोगे ना कि मुझे 100 के 100 नंबर चाहिए, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपने 10 नंबर उस ये सोचने के साथ ही कम कर लिए अपने। जैसे ही आप सोचते हैं कि हमें 100 मार्क्स पूरे चाहिए, आप ये, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100 मार्क्स के लिए काम मत करो, 100 मार्क्स के लिए आप प्रिपरेशन पूरी करो, लेकिन बिल्कुल ये सोच करके कि बिना 100 मार्क्स के हम तो बिल्कुल मर जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता, ये चीज नहीं है। जैसे ही आप ये सोचते हैं बच्चों, और एग्जामिनेशन में आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जहां पर आपको लग रहा है ये तो गलत हो गया, उसी की वजह से बच्चों फिर आपकी आगे परेशानी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए ये सोच करके मत चलो कि हमें 100% चाहिए। 100% के लिए आप तैयारी करो, 100% आ जाएंगे अपने आप बिल्कुल। जब फ्री होकर के खेलोगे ना, जब प्रेशर में खेलता है कोई भी बैट्समैन होता है, तो वहां पर वो जल्दी आउट होता है। फ्री होकर के खेलोगे, अपना बेस्ट दो, अपने आप सेंचुरी बनती है। ठीक सर है, ये वाला और बढ़िया बोला आपने। प्रैक्टिस है सबसे बड़ी। ये जो आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही कम किया जा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक बात ये भी है कि, हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सो
हाँ जी, सर पार्टनरशिप में मेरे को डाउट्स आ रहे थे कॉन्सेप्चुअल बेसिस में, तो मैं क्या करूं? आप सेंटर पर आकर के मेरे सामने बैठ करके करिए। जिन भी बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं अब किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, तो उसका डर ऐसे ही खत्म हो सकता है। वो क्या है कि डाउट आ रहे हैं या कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, कि ये दो तरीके होते हैं कि या तो हमें कंसेप्ट नहीं आता या कंसेप्ट तो पता है सर, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो क्वेश्चन करते करते गलती हो जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ पर गलती हो रही है। आपके साथ क्या है? सब दोनों चीजें ही दिक्कत आ रही हैं। हाँ, तो फिर ऐसे बच्चे जिनको कंसेप्ट में दिक्कत है, फिर वो मेरे सामने आकर के बैठ करके करिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा कि जब आप, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस करते हैं और गलत हो जाते हैं, तो आप, वही मैंने बताया था कि पूरे चैप्टर पर पूरे चैप्टर के ऊपर थोप देते हैं। ऐसा नहीं होता, कई बार पता चलता है कि जीरो आपने कम या ज्यादा लगा दिया, उसकी वजह से भी गलती हो रही है। ठीक है, आप सेंटर पर आकर के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, और कुछ? सर हाँ जी, सर मैं किसी कोई नहीं है सर, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि सर गुडविल जो हम चैप्टर किया था उसके क्वेश्चन नहीं आ रहे कहीं भी। गुडविल के उसका क्या करना है, क्वेश्चन फिर पढ़ना है उसको? हमारा जो है ना, पूरी पार्टनरशिप हमारी है, उसमें से कहीं पर भी क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं चैप्टर्स के अंदर। तो अगर इनको पार्टनरशिप में गुडविल का क्वेश्चन देना होगा तो हो सकता है कि फंडामेंटल के क्वेश्चंस कम कर दें। ठीक है ना, रिकंस्टिट्यूशन के अंदर से हो सकता है वो। सर लेकिन क्या मेथड्स देख ही लेना एक बार, मेथड सारे याद होने चाहिए ना। मेथड सारे याद होने चाहिए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन आ सकता है, तैयार करके जाओ। हो सकता है कि अलग से ना आए तो हमारा एडमिशन के अंदर कैलकुलेशन करवा दें गुडविल की, या नहीं रिटायरमेंट सर, के जैसे अंदर कोई पॉइंट डाल सुपर दें गुडविल प्रॉफिट। की कैलकुलेशन का। ठीक है, डेथ में तो कई बार देखा ही है आपने कि डेथ में तो गुडविल कैलकुलेट करा ही देते हैं। यस सर, वो तो एवरेज पे ही आता है हाँ, उसमें। तो वो चीज दूसरी जगह कॉम्पेंसेट हो जाती है। ठीक है ना, तो सर गुडविल के लिए फॉर्मूलाज देख लें एक बार, मतलब सारे एक बार रिवाइज करने के लिए। फॉर्मूले, हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने कहा बाकी तो था हो कि ही जाएगा। लर्निंग और रिवीजन पार्ट में आप उन चीजों को देखते रहें, वरना रेशियोज के फॉर्मूले हो गए, गुडविल की कैलकुलेशन के तरीके हो गए, कैश फ्लो का फॉर्मेट हो गया, ये चीजें ऐसी हैं बच्चों की, आप लोग क्या, यदि मैं भी एक साल पढ़ाना बंद कर दूं ना, तो हो सकता है कि मेरे दिमाग से भी निकल जाए। तो हर अकाउंटेंसी प्रैक्टिस मांगती है, जितना प्रैक्टिस में रहेंगी चीजें, जितनी बार सामने से निकलेंगी आपके, उतना अच्छे से रहेगा। पहले होता क्या था, पहले लैंडलाइन फोन होते थे जब हम आपकी एज में थे, 11th-12th में थे, तो उस समय सबके फोन नंबर, ये रिश्तेदारों के, दोस्तों के, सबके याद रहते थे। और इस समय मुझे नहीं लगता आपको किसी के याद होंगे फोन नंबर अपने दोस्तों के, एटलीस्ट फ्रेंड्स के तो बिल्कुल याद नहीं होंगे, है ना। तो वही रीजन है कि पहले रिपीटेशन होती रहती है इन चीजों की, तो वो चीजें याद हो जाती हैं। हाँ जी बच्चों, और बताइए। चलिए ठीक है, फिर सेशन को हम, हाँ जी बोलिए। सर सैंपल बुक बता दो जिससे पेपर्स प्रैक्टिस कर सकें। सैंपल पेपर अकाउंटेंसी के लिए 2-3 बुक्स हैं, अगर देखिए, एक तो है टुगेदर की EAD, दूसरी DK गोयल की है, ये देख सकते हैं, एक तीसरा अरिहंत भी है। 3 बुक्स आप ये एनालाइज पकड़ सकते हैं, इनमें से तीन में से कोई भी एक ले लो। टुगेदर की ले लो, वो बेटर है तीनों में से, टुगेदर या DK गोयल। और अगर आप 2 फ्रेंड्स हैं, एक अपने साथ आपका कोई फ्रेंड भी है, तो एक आप DK गोयल ले लो, दूसरे फ्रेंड को बोल दो कि वो टुगेदर की EAD ले लेगा। होगा क्या, फिर उससे 2 पेपर आपने के, 2 पेपर उसने के, फिर उसके बाद एक्सचेंज कर दो बुक को, तो उससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाएगी। जो मैं भी यहाँ पर पेपर लूंगा, उसमें भी कुछ पेपर्स तो हम बनाएंगे और कुछ पेपर्स हम स्कूल्स के सर्कुलेट करेंगे आप लोगों के साथ में। तो उससे क्या होता है कि हर एक टीचर की माइंडसेट अलग होता है, सब हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। दूसरा ये भी है बच्चों कि अभी जो स्कूल में स्कूल में जो प्री बोर्ड्स के एग्जाम होंगे, उसमें टीचर्स ये नहीं चाहते कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में आए, इसलिए क्या होता है कि कई बार पेपर वहां पर लेंथी बनाया जाता है। तो उसको भी देख करके, समझ करके चलो कि वो पेपर आपका 3 आवर्स में यदि कंप्लीट हो रहा है, तो बोर्ड का पेपर पक्का उससे 10 मिनट कम लगाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है चीजों को करते हुए। और बताइए बच्चों। सर हम वर्किंग नोट आंसर शीट में सॉल्यूशन से पहले बना सकते हैं? वर्किंग नोट्स नहीं बच्चे, देखिए तरीका तो ये कहता है कि पहले आपका मेन वर्क होगा, उसके बाद में लास्ट में वर्किंग नोट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपका अगर कैश फ्लो का क्वेश्चन है, कैश फ्लो के क्वेश्चन में पहले आप फॉर्मेट के लिए जगह बना दीजिए, एक पेज पर पूरा कैश फ्लो के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, या अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा होगा तो कोई बात नहीं, दूसरे पेज का भी हाफ पार्ट छोड़ दीजिए, फिर उसके नीचे वर्किंग नोट करिए। ठीक है, ऐसा करेंगे आप लोग।
चलिए ठीक है बच्चों, फिर सेशन को हम खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अपनी पढ़ाई का टाइम बढ़ा दो बच्चों, क्योंकि कोई आपसे बाद में ये नहीं पूछने वाला अब से 4 साल बाद 5 साल बाद या जब आप कहीं जॉब के लिए जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए कि उस समय कोरोना काल चल रहा था, इस समय पढ़ाई नहीं हुई थी, हमने ऑनलाइन क्लासेस ली थी। ठीक है ना, उस समय सिर्फ आपकी परसेंटेज ही मैटर करेगी। तो पढ़ना शुरू कर दो और उसके लिए अब आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जिस भी चैप्टर में जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है उस चैप्टर के जो भी आपके टीचर्स हैं उनके साथ में बैठ करके डिस्कशन करिए उस चीजों का। ठीक है बच्चों, चलिए ओके। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर जब आप क्वेश्चन पेपर Thank you, सॉल्व sir. करते हो तो सर आपको कितना टाइम लगता है मतलब करने में पूरा? अगर मैं आपकी तरह से अगर मैं भी पेपर करने बैठूंगा पूरे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ में, वही बात है मेरे साथ भी। आप बच्चों का पेपर जब करने के लिए आता है मेरे सामने तो मैं करता हूँ, बच्चे कहते हैं सर आपसे तो बड़ी जल्दी हो जाता है। ठीक है ना, आप तो 1.5-2 घंटे में पेपर खत्म कर दोगे। लेकिन बच्चों जब मैं भी उस पेपर को करने बैठूंगा ना प्रॉपर फॉर्मेट के साथ में, प्रॉपर वर्किंग के साथ में, बढ़िया बढ़िया से राइटिंग में करने बैठूंगा, तो वो पेपर मेरे से भी 2 hours 30 minutes में ही खत्म होगा, 2 घंटे 35 मिनट या 40 मिनट में ही खत्म होगा। ठीक है ना? यस सर। ओके जी, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके जी। थैंक यू सर।